इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। और दूसरी पार्टियों में नारा लगता है देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। ये केजरीवाल साहब 5 फुट 4 इंच के नए नेता पैदा हो गए हिंदुस्तान में, जिन्होंने नारा लगा दिया देश का नेता कैसा हो, आम आदमी जैसा हो। तो देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, हमारे साथ दिल्ली से आए हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और हम सब लोग जानते हैं कि देश के मशहूर पत्रकार और ईमानदार पत्रकार रह चुके भाई आशुतोष जी, मेरे छोटे भाई हिम्मत सिंह शेरगिल जी जो लीगल सेल पंजाब के इंचार्ज हैं, मेरे साथ लगातार इस आंदोलन को कनाडा के अंदर जगह जगह पे जाके संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही जसकीरत जी, राजेंद्र मान जी, यहाँ आज कैलिगरी और एडमिंटन से आए हुए तमाम हमारे साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, माताओं, बहनों। अभी मुझसे पहले काफी विस्तार से भाई आशुतोष जी ने और हिम्मत सिंह शेरगिल जी ने अपनी बात रखी और देश के हालात के बारे में अपना सब कुछ उन्होंने विस्तार से सामने आपको एक तस्वीर रखी कि क्या कुछ चल रहा है। ये आम आदमी पार्टी क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? क्या वास्तव में हम लोग राजनीति करने के लिए आए थे? क्या वास्तव में हम कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते थे, मिनिस्टर बनना चाहते थे, चीफ मिनिस्टर, एमएलए, एमपी बनना चाहते थे? नहीं। इसका जन्म कहां से हुआ? इसका जन्म किन हालातों में हुआ? ये पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। और वो आंदोलन कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ? वो आंदोलन तब हुआ जब हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार के मामले में प्रतियोगिता चल रही थी, कंपटीशन चल रहा था कि तुम बड़े भ्रष्टाचारी कि हम बड़े भ्रष्टाचारी। कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हुआ हिंदुस्तान में 70,000 करोड़ रुपए का। कलमाड़ी साहब ने कहा हमने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। शीला दीक्षित जी ने कहा हमने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। तो ए राजा साहब ने कहा मैंने तो 2G में 1,76,000 करोड़ का घोटाला किया। फिर उधर कर्नाटक से एक आवाज आई येदियुरप्पा की, उन्होंने कहा मैंने आयरन ओर में 80,000 करोड़ का घोटाला किया। फिर एक आवाज आई श्री प्रकाश जायसवाल जी की, और हम जिसमें हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय का भी नाम आया। कोयला घोटाला हुआ देश में 1,86,000 करोड़ रुपए। यानी जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। अगर कहा जाए आपसे कि 1,86,000 करोड़ रुपए लिख दीजिए तो आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के अंदर हो रहा था। और तब अरविंद केजरीवाल जी ने, अन्ना हजारे जी ने, कुछ लोगों के साथ मिलकर हम सब लोगों ने तय किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश के अंदर एक आंदोलन चलाएंगे और ये मांग करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हमको एक मजबूत कानून दे दो हमारे रहनुमाओं, भ्रष्टाचार मिटाना है, जन लोकपाल कानून लाना है। ये नारा दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अन्ना जी अनशन करने के लिए जा रहे थे 5 अप्रैल को, तो 2 अप्रैल को मैं और अरविंद केजरीवाल जी जंतर मंतर पे थे। अरविंद जी ने मुझसे कहा संजय भाई 3,000 लोग आ जाएंगे क्या? 3,000। मैंने कहा देखो हम लोग बहुत छोटे छोटे आंदोलन करते हैं, 200-200, 300-300 लोगों के 3,000 लोग कर पाना बड़ी मुश्किल की बात होगी, थोड़ा कोशिश कर लेते। वहां हम लोगों ने बैठ के फोन किया, लोगों को कॉल किया कि भाई अन्ना जी का अनशन शुरू होने जा रहा है, आप लोगों को आना है। लेकिन 5 अप्रैल को जब अन्ना जी पहले दिन अनशन पे बैठे तो जंतर मंतर की धरती पे 50,000 लोग इकट्ठा हुए। 50,000। अनशन का दूसरा दिन हुआ तो हिंदुस्तान की तमाम राजधानियों में आंदोलन शुरू हो गया। अनशन का तीसरा दिन हुआ तो हिंदुस्तान के तमाम शहरों में आंदोलन शुरू हो गया।
अनशन का चौथा और पांचवा दिन आते आते ऐसा लगा पूरा मुल्क सड़कों पर आ गया है, पूरा देश भ्रष्टाचार से करा रहा है। और तब सरकार को मजबूर होकर एक कमेटी बनानी पड़ी कि हम एक मजबूत जन लोकपाल कानून बनाएंगे। लेकिन उसके आगे की कहानी क्या है आप सारे लोग जानते हैं। अन्ना हजारे जी को 13 दिन का अनशन करना पड़ा। पूरी पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया कि हम एक मजबूत जन लोकपाल कानून बनाएंगे। फिर अरविंद केजरीवाल को 10 दिन का अनशन करना पड़ा। लगातार आंदोलन और अनशन पूरे मुल्क में हो रहे थे, लेकिन हमारे नेता जो हमारे रहनुमा थे पार्लियामेंट के अंदर, वो कहते थे अगर मजबूत कानून बनाना है तो लोकसभा में आओ, विधानसभा में आओ, विधायक बनो, सांसद बनो, तब अपना कानून खुद से बनाओ। हम कहते थे हमारा प्रमाण पत्र तहसीलदार नहीं बनाता, वो कह रहे थे तहसीलदार बन जाओ, अपना प्रमाण पत्र खुद से बना लो। हम कहते थे अस्पताल में डॉक्टर नहीं सुनता, वो कहते थे डॉक्टर बन जाओ, फिर अपना इलाज खुद से कर लो। हम कहते थे थानेदार हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करता, वो कहते थे दरोगा बन जाओ और अपनी एफआईआर खुद से दर्ज कर लो। तब हमने तय किया कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, एक राजनीतिक विकल्प देश को देंगे। और देश की जनता ने मिलकर 67 एमएलए दिल्ली की विधानसभा में पहुंचाया और इन नेताओं को ये जो आपका मजाक उड़ा रहे थे, ये जो आम आदमी का मजाक उड़ा रहे थे। और 2012 को जब ये पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, तो केजरीवाल साहब का वो वाक्य मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था 26 नवंबर 2012 को कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम इस मुल्क की राजनीति को बदलने के लिए। और 3 सालों के अंदर हमने इस देश की राजनीति को बदला है। आज देश के अंदर चर्चा होती है कि धन बल की राजनीति होनी चाहिए कि नहीं। आज देश के अंदर चर्चा होती है बाहुबल की राजनीति, गुंडागर्दी की राजनीति की खिलाफत कैसे करेंगे। आज देश के अंदर चर्चा होती है कि ईमानदार लोग राजनीति में कैसे आएंगे। राजनीति का विमर्श बदला है, राजनीति में लोगों की सोच बदली है। पिछले 3 सालों में आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही। तो जब हमने पार्टी बनाई, जब ये आम आदमी पार्टी 2013 के विधानसभा में गई, तो मैं कुछ वाकये आपको जरूर बताना चाहूंगा। मैं टीवी डिबेट पे जाता था बहस करने के लिए, तो बहस के बाद कांग्रेस और बीजेपी के नेता मेरे पास आते थे, बच्चों की तरह मेरे पीठ पे हाथ थपथपाते थे और कहते थे केजरीवाल जी से कहिएगा अच्छा काम कर रहे हैं, पहले चुनाव में अगर 5% वोट मिल जाए तो बहुत अच्छा काम है। कितना? 5%। तो मैं उनसे कहता था ठीक है, वो तो जनता तय करेगी, जनता इस देश की मालिक है। वो कहते हैं मालिक वालिक कुछ नहीं होते, हम लोग तो बहुत दिन से चुनाव देख रहे हैं, सब मैनेज हो जाता है। क्या बोलते थे? मैनेज हो जाता है। मैं कहता था कैसे? बोले दारू बढ़ जाती है, पैसे बढ़ जाते हैं, नोट बांट दी जाती है, और आप लोग इन चक्करों में मत पड़िए, एनजीओ चलाइए, थोड़ा सा अपना जो काम कर रहे थे धरना प्रदर्शन करते रहिए, इन चक्करों में मत पड़िए राजनीति की, ये बड़ा अजीब खेल है, इसमें आप दिखेंगे नहीं कहीं। लेकिन उस अजीब खेल में क्या अजीब किया आपने? हिंदुस्तान के लोगों ने, लोकतंत्र के असली मालिक ने, क्योंकि मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी में असली मालिक होती है वहां की जनता। अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला लिया शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो मेरे पास मेरे एक पत्रकार मित्र का फोन आया, उसने कहा संजय सिंह जी केजरीवाल साहब से कोई दुश्मनी है क्या आप लोग? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले 15 साल से लोकप्रिय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित है, उसके खिलाफ आपने केजरीवाल को लड़ा दिया, आप उनका कैरियर खराब करना चाहते हैं राजनीति का। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा सुनिए, हम राजनीति में अपना कैरियर बनाने के लिए नहीं आए हैं, हम अपना कैरियर छोड़ के राजनीति के अंदर आए। पॉलिटिक्स हमारे लिए कैरियर नहीं है, पॉलिटिक्स हमारे लिए धंधा नहीं है। और जिस इलाके से केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे थे, नई दिल्ली के उस इलाके में प्रधानमंत्री भी रहते थे, नई दिल्ली के उस इलाके में सोनिया गांधी भी रहती थी, राहुल गांधी भी रहते थे, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते थे, मिनिस्टर्स रहते थे। हमारे कार्यकर्ता जाते थे प्रचार करने के लिए, तो घरों में घुसने नहीं दिया जाता था,
कहते थे मंत्री साहब का बंगला अंदर नहीं जा सकते, तो दौड़ के चपरासी आता था, ड्राइवर आता था, माली आता था, 50 रुपए जेब से निकाल के देता था, कहता था ये चंदा ले जाओ केजरीवाल जी के लिए, उनसे कहना इस यज्ञ में हमारी ये आहुति है, नोट भी दे रहा हूं, वोट भी दे रहा हूं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 15 साल की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 25,863 वोटों से केजरीवाल जी ने पहले चुनाव में। हमारी छोटी बहन राखी बिरला, दलित बस्ती में रहने वाली एक सामान्य परिवार की बच्ची, चुनाव लड़ा दिया हम लोगों ने 1,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक राजकुमार चौहान के खिलाफ। पैसा नहीं था उसके पास, चंदा मांग के उसने 3 लाख रुपए इकट्ठा किया, चुनाव लड़ी। पहले चुनाव में उस 1,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक राजकुमार चौहान को 11,000 वोटों से चुनाव हराया, दूसरे चुनाव में 22,000। हमारा 25 साल 3 महीने का एक नौजवान साथी प्रकाश जरावत चुनाव लड़ रहा था बूटा सिंह गृह मंत्री के बेटे के खिलाफ देवली से। लोग कह रहे थे ये तो बहुत करोड़पति आदमी है, बहुत पैसे बांटे, बहुत दारू बटी। पहले चुनाव में प्रकाश ने बूटा सिंह गृह मंत्री के लड़के को 25,000 वोट से हराया, दूसरे चुनाव में 75,000 वोट। ये कुछ हुआ। संजीव झा हमारा नौजवान साथी जो आईएएस की तैयारी करने गया था, उसने अपनी नौकरी छोड़ के, अपना काम छोड़ के, अपना कैरियर छोड़ के, बुराड़ी से हम लोगों ने उसको चुनाव लड़ाया। जेब में उसके 10 रुपए नहीं होते थे, चंदा लगा के लोगों ने उसको चुनाव लड़ाया। पहला चुनाव 11,000 वोट से जीता, दूसरा चुनाव 72,000 वोट से जीता। ये परिवर्तन हुआ दिल्ली में। और दिल्ली के लोगों ने कहा, दिल्ली के मालिकों ने कहा कि कपिल सिब्बल साहब, सोनिया गांधी जी, मोदी साहब, हम इस देश के मालिक हैं, हम जिसको चाहते हैं वो पार्लियामेंट में जाता है, हम जिसको चाहते हैं वो सड़क पे आ जाता है, हम इस देश के मालिक हैं। ये आम आदमी जो है वो इस मुल्क को चलाए। अगर आप वोट दे के घर बैठ जाएंगे तो डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। और पंजाब के अंदर 7 महीने पहले जब मैं काम करने गया, जब मैं वहां पहुंचा, मैंने पूछा लोगों से क्या हालत है आम आदमी पार्टी की, तो लोगों ने कहा आपकी पार्टी से जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन आपकी प्रेजेंस नहीं दिख रही, आपकी पार्टी यहां पर दिख नहीं रही। तो 3,000 किलोमीटर की यात्रा हम लोगों ने की गर्मियों के महीने में, मई के महीने में, कस्बों में गया, बाजारों में गया, लोगों के साथ बातचीत की, गांवों में गया। छोटेपुर जी भी साथ में थे, भगवंत मान थे, हिम्मत शेरगिल थी, पूरी टीम पार्टी के वहां पे थे साथ में। और मैंने लोगों से बातचीत की, मैंने पूछा कैसी सरकार चल रही, तो जो जो लोगों ने बताया सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ। एक शख्स ने मुझसे कहा साहब यहाँ तो पर्चा और खर्चा की सरकार चल रही। मैंने कहा ये क्या होता है? बोले जो बादल साहब की बात मान ले उसको तो खर्चा दे देते हैं और बात नहीं मानी तो पर्चा कटा देते हैं। 302 का पर्चा, 307 का पर्चा, 376 का पर्चा। तो मैं समझ पाया यहाँ तो पर्चे की राजनीति चल रही है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी निकल के अपनी बात लोग कह सके। 117 विधानसभाओं में हमारे साथी दुर्गेश पाठक, उनकी पूरी टीम वहां जाके दौरा करके उन्होंने बूथ लेवल तक संगठन बनाया, सर्किल लेवल का, सेक्टर लेवल का, जोनल लेवल का, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा संगठन हम लोगों ने बनाया और 32 रैलियां की पंजाब के अंदर। 3-3 विधानसभाओं की रैलियां थी, उसमें दूसरे जिले के लोग नहीं आते थे, कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 20,000। और जैसा हिम्मत शेरगिल ने बताया कि बादल साहब के घर के अंदर लंबी में 35,000 लोगों की रैलियां हुई, 35,000। और उस रैली के बाद जो भी इनसे बात करता था, अमरिंदर सिंह से बात करिए, कहते हैं लड़ाई आम आदमी पार्टी से ही है। बादल साहब से बात करिए, कहते हैं आम आदमी पार्टी से ही हमारी लड़ाई है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना बड़ा जन समर्थन आज पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, 2017 में दिल्ली का इतिहास पंजाब दोहराने जा रहा है। पंजाब के अंदर
लेकिन दोनों लोग एक बात और कहते हैं, अमरिंदर सिंह जी कहते हैं आम आदमी पार्टी से हमारी लड़ाई है लेकिन इनको एक्सपीरियंस नहीं है। बादल साहब कहते हैं इनसे हमारी लड़ाई तो है लेकिन इनको तजर्बा नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक कहते हैं बादल साहब, हम लोगों को तजर्बा नहीं है। हमको इस बात का तजर्बा नहीं है कि चुनाव में दारू और नोट बांट के जनता का वोट कैसे लिया जाता है, इस बात का तजर्बा नहीं है। हमको इस बात का तजर्बा नहीं है कैसे रेत माफियाओं के जरिए पंजाब की नेचुरल रिसोर्सेज को लूटा जाता है, इस बात का तजर्बा नहीं है। हमको इस बात का तजर्बा नहीं है कैसे ट्रांसपोर्ट माफियाओं के जरिए पंजाब के अंदर अपना धंधा फैलाया जाता है, इस बात का तजर्बा नहीं है। हमको इस बात का तजर्बा नहीं है कि कैसे विक्रम मजीठिया की नशाखोरी का धंधा चला के पंजाब की जवानी को बर्बाद किया जाता है। हमको इस बात का तजर्बा नहीं है कैसे पूंजी का घोटाला किया जाता है, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया जाता है, नितिन गडकरी का घोटाला किया जाता है, येदियुरप्पा का घोटाला किया जाता है। हमको इस बात का तजर्बा नहीं है कैसे भाजपाइयों की तरह शहीदों के ताबूत में घोटाला किया जाता है। लेकिन हमको इस बात का तजर्बा है कि 450 कमरे के मकान में रहने वाले मुकेश अंबानी के खिलाफ केजरीवाल जी मुकदमा दर्ज कैसे करते हैं, इसका तजर्बा। दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी रोकने के लिए अपने 45 कर्मचारियों को जेल के सीखों के पीछे कैसे भेजते हैं, इस बात का तजर्बा केजरीवाल जी को है। हमको इस बात का तजर्बा है कि बिजली का दाम आधा कैसे किया जाता है, पानी मुफ्त कैसे दिया जाता है, बसों में सीसीटीवी कैमरे कैसे लगाए जाते हैं, 50,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा किसानों को कैसे दिया जाता है। हमको इस बात का तजर्बा है कि 84 के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए एसआईटी गठित करके उनको न्याय कैसे दिलाना है। और उस एसआईटी की भी कहानी आपको बता दूं, इन बेईमान लोगों ने 49 दिन की हमारी जब सरकार बनी थी, केजरीवाल साहब ने कहा किसी भी धर्म के साथ अगर अन्याय होगा तो आम आदमी पार्टी का सबसे पहला धर्म है हम उसके खिलाफ ऊंची आवाज में बात करेंगे, मजबूती से अपनी आवाज को उठाएंगे और कार्रवाई करेंगे। 84 को लेकर सिर्फ क्या मांग रहे हैं लोग, इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा कत्लेआम हुआ, सिर्फ लोगों की एक मांग है हमको न्याय दे दो। 31 साल हो गए न्याय नहीं मिला, 31 साल एक पीढ़ी गुजर गई, न्याय नहीं मिला। उस न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। एसआईटी बनाई 49 दिन की सरकार ने, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिसमें बादल साहब शामिल हैं, उसने एक कमीशन बना दिया कि ये एसआईटी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। ये हालत है। अभी 84 के पीड़ितों को दिल्ली की सरकार ने हर परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला लिया है। 130 करोड़ रुपए का बजट उसमें तय किया है। मैं मानता हूं कि मुआवजा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन 84 के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, उनके पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उसकी हम लड़ाई हर स्तर पर लड़ने के लिए तैयार हैं। और जो भी लोग शामिल हैं उनको फांसी के फंदे पे जाना चाहिए। और 84 में अगर न्याय मिला होता, अगर 84 के पीड़ितों को न्याय मिला होता तो 2002 के अंदर गुजरात में जो कुछ हुआ वो नहीं होता, दादरी में जो हो रहा है वो नहीं होता, देश के अंदर पे नफरत की जो राजनीति चल रही वो नहीं होती। ये भी केजरीवाल साहब ने इस बात को कहा है, माना है। तो हमारा इन चीजों का अनुभव है, कैसे लोग मिलके आपस में रहे इसका अनुभव है, कैसे लोग एक साथ रहे इसका अनुभव है, हम वो करना चाहते हैं। तो पंजाब के अंदर आज आम आदमी पार्टी नंबर 1 की पार्टी है। आप कोई भी यहां से जाएंगे, बात करेंगे लोगों से, हर आदमी के जुबान से एक ही बात है। और अभी एक सर्वे हम लोगों ने इंटरनल कराया है, तो दिल्ली में हमको 54% वोट मिला था, लेकिन पंजाब के अंदर आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो 48% वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। 48% वोट, ये आज के हालात हैं और ये और बेहतर होंगे, ये और बेहतरी की तरफ जाएगा। पंजाब में मैं जब गया तलवंडी साहबों का बाई इलेक्शन के दौरान, मैंने देखा बड़े से मैदान में बहुत सारे ट्रैक्टर खड़े। मैंने पूछा इतने ट्रैक्टर क्यों?
वो लोग अपना ट्रैक्टर नीलाम करने के लिए आए, बेचने के लिए आए। किसान बदहाली की कगार पे है। अभी निर्मे की खेती बर्बाद हुई, किसानों ने आत्महत्या की है पंजाब के अंदर। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था तो मैंने पढ़ा देश का सबसे समृद्धशाली राज्य कौन? उत्तर होता था पंजाब। देश का सबसे कृषि प्रधान राज्य कौन? उत्तर होता था पंजाब। देश का सबसे विकसित राज्य कौन? नंबर 1 का राज्य कौन? उत्तर होता था पंजाब। जो पंजाब, उत्तर प्रदेश में रहने वाला आदमी, बिहार में रहने वाला, गुजरात में रहने वाला, महाराष्ट्र में रहने वाला, तमिलनाडु में रहने वाला, कश्मीर में रहने वाला आदमी ये सोचता था कि हम भी पंजाब जैसे हो जाए, हमारा भी राज्य पंजाब जैसा विकसित हो जाए। आज उस पंजाब की हालत ये पहुंचा दी है बादल साहब ने कि 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, हर कार्यालय में रिश्वतखोरी है, रेत माफियाओं का राज है, नशाखोरी का धंधा चल रहा है, किसानों की फसलें बर्बाद हुई, कोई मुआवजा नहीं मिलता, और किसान मंडियों में अनाज लेके जाता है तो उसका अनाज खरीदा नहीं जाता। यह है पंजाब की हालत। आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों के अंदर पंजाब का डायलॉग करके यूथ के साथ, किसान के साथ, महिलाओं के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ क्या हमारी नीतियां होगी, इसका हम एक पंजाब डायलॉग करके उनके मुद्दे उठा के अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे। क्योंकि हम ये मानते हैं कि मैनिफेस्टो जुमलेबाजी नहीं होती है, मैनिफेस्टो जनता के साथ करार, जनता के साथ एग्रीमेंट है। और जो पंजाब में हम अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। वो पूरा करने की हिम्मत और साहस सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी में है, बाकी लोग जुमलेबाजी करने वाले हैं। एक जुमलेबाज देश में है, दूसरे जुमलेबाज पंजाब में। एक जुमलेबाज है मोदी साहब। उन्होंने क्या कहा था चुनाव के पहले? 100 दिन में इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना कितना जमा हो जाए, सबको याद। अभी लालू यादव जी एक दिन नाराज हो गए, बोले 7 बेटी 2 बेटा, हम और राबड़ी, सबसे पैसा ज्यादा हमारा आने वाला था, आज तक नहीं। नाराज हो गए। तो 15 लाख देने का वादा उन्होंने किया, देश की जनता को मूर्ख बनाया। भ्रष्टाचार रोकने की बात कही, ललित मोदी का घोटाला, व्यापम का घोटाला, अभी 6000 करोड़ रुपए का बैंक का बड़ौदा का घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा। महंगाई रोकने की बात कही, अरहर की दाल 200 रुपए की हो गई है हिंदुस्तान में। और हम लोग जिस इलाके से आते हैं उत्तर प्रदेश से, वहां पर अरहर की दाल खाई जाती है। पहले नारा लगता था हर हर मोदी, और वहां नारा लग रहा है हर हर मोदी। ये हालत है। महंगाई नहीं रोक पाए, भ्रष्टाचार नहीं रोक पाए, जुमलेबाजी कर रहे हैं। और ऐसे ही एक जुमलेबाज पंजाब के अंदर है, सुखबीर बादल। वो कहते हैं हम नहरों में बसें चला, सड़कों को पेरिस जैसी बना देंगे, कहते हैं हम मंगल ग्रह में जाके मीटिंग करें। पंजाब को तो पहले कर लो, मंगल ग्रह में बात जाना भाई। ये हालत कर दिया हुआ। अभी जो घटना हुई है पिछले दिनों, श्री गुरु ग्रंथ साहब के बेअदबी की घटना, जिस श्री गुरु ग्रंथ साहब के प्रति सम्मान हिंदुओं के मन में भी है, मुसलमानों के भी मन में, सबके मन में है, क्योंकि सभी गुरुओं की वाणी है, सब उसके सामने मत्था टेकते हैं। 4 महीने पहले उसी कोटकपूरा में बेअदबी की घटना हुई, उसकी शिकायत हुई, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। 4 महीने बाद फिर उसी तरह की घटना हुई, फिर संगरूर में हुई, फिर तरनतारन में हुई। और उसके खिलाफ जो लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, पुलिस वाले जिनके साथ बैठ के लंगर कर रहे थे, उनके ऊपर ही गोलियां चला दी। और ज्यादा लोग नहीं थे, 100-150 लोग। 100-150 लोगों को तो अगर 2 पुलिस वाले 3 पुलिस वाले भी चाहे तो वो भी उनको समझा के बैठा सकते हैं। कोई हिंसा नहीं कर रहे थे, कोई मारपीट नहीं कर रहे थे, उन पे गोलियां आपने चलवा दी, लाठियां चलवा दी। फिर 2 लोगों को गिरफ्तार किया, गलत लोगों को गिरफ्तार किया, फिर उनको छोड़ दिया। ये किस प्रकार की सरकार थी? मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि बादल साहब इतने संवेदनहीन हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को दोनों पीड़ित परिवारों से मिलने का मौका मिल गया, लेकिन आज तक बादल साहब उन दोनों पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ऐसे राजनीति कैसे हो? एक मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के लोगों का माँ बाप होता है,
आप लोगों की दुख दर्द को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, आप अपनी तानाशाही चलाना चाहते हैं, पुलिसिया गुंडागर्दी चलाना चाहते हैं। ये राज आम आदमी पार्टी बदलेगी और जितने भी रिश्वतखोर और भ्रष्टाचारी और नशाखोरी का धंधा चलाने वाले हैं 2017 के बाद इनको उठा के जेल के अंदर भेजा जाएगा। ये मेरा संकल्प है और ये आम आदमी पार्टी, ये काम हम लोगों को करना है और ये काम इसलिए करना है कि पूरे मुल्क पे आज चंद परिवारों ने हिंदुस्तान की राजनीति पे कब्जा कर लिया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का हिंदुस्तान की राजनीति पे कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी, शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, एक ही परिवार की पार्टी, रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानिमोई, स्टालिन, अनागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, एक ही परिवार की पार्टी। और देश की अब तक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद पाटरा, एक ही परिवार की पार्टी। और पूरा मुल्क घूम के पंजाब में चले जाइए तो प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। कहां है पार्टी? पार्टी है? पार्टी है क्या? जोर से बोलिए, पार्टी है क्या? ये पार्टियां नहीं चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसने अपने संविधान में लिखा है एक परिवार से 2 आदमी सांसद, विधायक, मंत्री नहीं हो सकता। देश की किसी पार्टी ने ऐसा नहीं, देश की किसी पार्टी ने नहीं लिखा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, इन सियासत करने वालों के बारे में किसी कवि ने लिखा है कि नदी के घाट पर अगर ये सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल इनके खेतों में बरस जाए। और बादल साहब के गांव में तो उनके लिए नहर भी चल रही है। तो 2017 में पंजाब से भ्रष्टाचार का, बेईमानी का, पुलिसिया गुंडागर्दी का, नशाखोरी का, रेत माफियाओं का बादल हमेशा के लिए छटेगा। आपके भरोसे पे ये मेरा पूरा यकीन है और आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, याद रखिएगा। मैं गया पंजाब में, जब तलवंडी साहबों का बाय इलेक्शन हो रहा था, एक परिवार से मिला, उसने कहा मैं वोट तो अकाली दल को देना चाहता था, लेकिन बेटी का फोन आ गया कनाडा से, उसने कहा वोट झाड़ू वालों को देना है। ये काम आपको इस बार भी करना है। ये काम आपने पार्लियामेंट में भी किया, दिल्ली के विधानसभा के दोनों चुनाव में किया, जब जब मौका लगा आपने किया। आप लोगों को फोन करके कहिएगा इस बदलाव में आम आदमी पार्टी का साथ दें, इस बदलाव में हमारे साथ खड़े हों। आपसे निवेदन है, विनती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका है इस बार
पंजाब के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसको बदलने का, वहां की बदहाली को दूर करने का, और इसके लिए आपका सहयोग तन से, मन से, धन से, हर तरह से जरूरी है। और जब चुनाव करीब रह जाए तो 2-2, 3-3 महीने की हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, छुट्टियां लेके आप लोग वहां पहुंचिएगा गांवों में कस्बों में, क्योंकि जब आप जाके कुछ कहते हैं उसका असर होता है, पूरे के पूरे गांव पे उसका असर होता है। और ये असर हुआ था तभी जब पूरे मुल्क में आम आदमी पार्टी हारी, हमारा साथ नहीं दिया। 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पंजाब की धरती से जीत के पार्लियामेंट में पहुंचे थे। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस लड़ाई में आपका जो भी यथासंभव आपसे सहयोग बन सके वो जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमको यहाँ पे बुलाया, अपनी बात कहने का मौका दिया। इंकलाब, इंकलाब।